पहले भी वो हिंदू थी। 1992 के आसपास रामपुर में कन्वर्ट कराया गया पूरे परिवार को। फिर हत्या की गई घर वालों की। मामा की हत्या हुई, 4 मौसी, 4 और मामा कहाँ हैं कुछ पता नहीं आज तक। 244 कमरों वाली मस्जिद मदरसे में इनकी माँ के साथ 14 साल तक रेप हुआ, यशोदा के साथ, जिनका पूर्व में नाम हालिमा था। छोटी बहन का सिर काट कर उपलों में जला दिया गया। 4 साल की एक दूसरी बहन का बलात्कार हुआ। इनकी माँ को किसी तरीके से बाहर निकाला गया। बाद में इनके साथ भी रेप हुआ, यानी यशोदा जो पूर्व में हालिमा थी। अब उनके घुटनों का मांस भी उसी वक्त काटा गया। रामपुर जिहाद का ये एक पॉडकास्ट एक जगह पर हुआ और वहाँ पर जब लड़की ने ये चीज़ें बताई तो देश कह रहा है कि अब बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मामला है, तो हम उम्मीद करें कि जो अभी तक आरोप हैं जो उस लड़की के आधार पर, ये कौन सी मानसिकता है इतनी क्रूरता वाली, अगर सच है तो? आपके लिए शॉकिंग है, मेरे लिए तो इस्लाम है। आपके लिए क्राइम है, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन मुसलमान होने का कर्तव्य निभाया है काट कूट करके। आपके लिए रेप है, मेरे लिए माले गनीमत इस्लाम के आधार पर उसने किया है। माले गनीमत, इसको समझा दीजिएगा शब्द। माले गनीमत जो हम कलमा महिलाएं नहीं हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानती हैं, जो अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, सिर्फ नहीं मानती हैं, जो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, वो जो ये नहीं मानती हैं, वो माले गनीमत हो जाती हैं, जिसको लूटना मुसलमानों के लिए कर्तव्य है। ठीक है, अब इस पे आते हैं जी। रामपुर जिहाद में आप कुछ कह रहे थे। इस्लाम है, इसलिए लूटा गया उनको, लूटा गया उनको। उम्मीद करें न्याय मिलेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्याय मिल जाएगा, पर ये बंगाल होता तो कभी न्याय नहीं मिलता। आता हूँ बंगाल, लेकिन अभी मैं उत्तर प्रदेश में न्याय मिल जाएगा। और ऐसी लेकिन 1992 का मामला है, कैसे अब 1992 का मामला है। देखिए, अजमेर 1992 को मैं अभी उठा रही हूँ सर्वोच्च न्यायपालिका में। आज भी सुबह में जब आप मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे तो आपने देखा था मैं इतनी फाइलें और लैपटॉप और अपने जूनियर को लेकर के बैठी हुई थी। मैं चाहती हूँ कि 1992 में जो नंगा नाच हुआ है अजमेर में, वो चारों चिश्तिया मुजाबिर को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका अगर इंसाफ नहीं कर पा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, इंसाफ नहीं कर पा रहा है, तो देश के संसद को ये बातें उठानी पड़ेंगी कि लव जिहाद के जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें बेटियों को इंसाफ तभी मिलेगा जब उन उम्मा और कठमुल्लों को फांसी की सज़ा मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि रोड के चौराहे पर ऐसे ऐसे कठमुल्ले और उम्मा, अगर सिर्फ 10 या 11 को अगर रोड के चौराहे पर फांसी मिल जाए तो लव जिहाद के क्राइम जो हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए हम लोगों को नजर आ जाएंगे। तो रामपुर में यशोदा हालिमा को भी इसी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। और मैं आग्रह करती हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है योगी जी से। मैं चाहती हूँ कि आप अपने विधानसभा से कुछ ऐसा बिल पास करें कि लव जिहाद के मामलों पर, जैसे झांगुर पीर पकड़ाया है, उसके बाद फिर मैं अभी खुशीनगर का एक केस देख रही हूँ, आपका दिल दहल जाएगा। जो फोटोग्राफ्स हिंदू बेटियों के मेरे पास आए हैं न्यूड, और मौलाना उनके साथ जो अश्लीलता कर रहा है, वो जो वीडियोस मेरे पास खुशीनगर के मदरसों के आए हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोगों को रोड के चौराहे पे खड़ा करके फांसी देने का कोई एक अमेंडमेंट आना चाहिए, कोई एक ऐसा बिल योगी महाराज जी के नेतृत्व में आना चाहिए कि प्रत्येक कठमुल्ले ये ऐसे ऐसे टेरर क्राइम करने से पहले 50 बार नहीं 5 लाख बार सोचे कि भारत में अब तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और वो उत्तर प्रदेश में कानून लव जिहाद को लेकर बहुत कठोर बनाया भी गया पिछले वक्त में, लेकिन अब नहीं, हमारा दुर्भाग्य है रोहित जी कि नया बीएनएस और बीएनएसएस आया जरूर, लेकिन लव जिहाद पर कोई अप्रोप्रिएट कानून नहीं आया। आप सोचो कि झांगुर पीर को ईडी ने अरेस्ट किया, एनएसए चला जाता है, एनएसजी चला जाता है, एनआईए चला जाता है, लेकिन डायरेक्ट लव जिहाद का कोई एक्ट नहीं है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन योगी जी से है कि अगर वो लव जिहाद के कानून को अमेंड करके इम्प्लीमेंट करे कि लव जिहाद में जो आरोपी अरेस्ट हो रहा है उसको चौराहे पर फांसी की सजा। बिल्कुल। लेकिन इस देश में जिस तरीके से अभी ये झांगुर बाबा हो, फिर चाहे यशोदा वाला मामला हो, मत बोलिए,
जो उसका झांगुर पीर बोलिए। झांगुर पीर ही चलिए। यशोदा वाला जो अभी रामपुर वाला मामला मैं जिक्र कर रहा हूँ, आगे अभी उसमें जांच होगी, बहुत कुछ होना, लेकिन अब आरोपों में बात कर रहा हूँ। अभी और कोई दूसरा तरफ से समुदाय होता तो अभी यही कांग्रेस, यही आरजेडी, यही सपा, यही बंगाल वाले सब मुद्दा उठाते। अभी ये लोग मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? नहीं उठाएंगे। देखिए, सत्ता की लोभ और लैविश लाइफ की लालच और शहजादा बनने की ललक इनको अंधा और बहरा बना चुकी है। इनको इंसान से हटा करके हैवान बना चुकी है, और एग्जैक्ट वही हैवान बनाई है जो किसी ज़माने में औरंगज़ेब था, किसी ज़माने में तैमूर था। उस किस्म का हैवान बना चुकी है। देखिए, सत्ता की लोभ ना रोहित जी बड़ी बुरी होती है, और कांग्रेस को सत्ता की लोभ ऐसी लगी हुई है कि वो भारत को देश नहीं समझते हैं, अपने बाप की जागीर समझते हैं, अपने सास की मुँह दिखाई समझते हैं। भारत को देश समझ ही नहीं पा रहे हैं, भारत को मातृभूमि समझ ही नहीं पा रहे हैं, भारत को भारत माता मान ही नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये तो मेरे खाविंद ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था भारत, तो इसमें तो ये तो मेरे बाप की जागीर है, मैं तो इसमें जो चाहूँ वो करूँ। लेकिन जिस हिसाब से बाबर के कब्रिस्तान पे फूल चढ़ाने वाले औरंगजेबी मानसिकता रख करके ऐसे ऐसे टेरर क्रिमिनल को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और अपने जुबान को बंद कर लेते हैं और चुप्पी साध लेते हैं। कल को गजवाए हिंद अगर हो जाता है 1% सोचते हैं। आप सोचो, हमने बांग्लादेश में अपनी नंगी आंखों से देखा कि शेख हसीना भी ला इलाहा पढ़ती थी, और जिन्होंने लहराई वो भी ला इलाहा पढ़ते थे। लेकिन शेख हसीना की जो सोच थी और जिस हिसाब से वो बांग्लादेश चला रही थी, वो संवैधानिक रूप से चला रही थी, और अनकाउंटेबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने सैक और बैन करके रखा था। और यही वजह थी कि इस उम्र में भी उनको वर्बल मोलेस्ट किया गया, और अगर वो जमाते इस्लामी के हाथ लग जाती तो शायद उनका रेप भी हो जाता। जैसे बंगाल में 62 साल की ज़ईफ़ा का रेप होता है, 72 ईयर की नन का चर्च के अंदर जाकर के रेप होता है, वैसे ही उनका रेप भी हो जाता। ठीक है, ऐसे में आखिरी सवाल मेरा, बंगाल की स्थिति कब सुधरेगी? बंगाल की स्थिति को सुधरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में काम कर रही है, वहाँ के दलाल बीजेपी नेता जो टीएमसी से पैसा लेकर के काम कर रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा। बहुत प्रखर और बहुत बड़ी बात कर रही हूँ मैं, इसी पार्टी में रह करके मैंने जितना डिकोड किया है, एक तो टीएमसी से आए हुए नेताओं को जो सर पे बिठाने का काम चल रहा है बंगाल में, ये खतरे से खाली ना रहा है ना रहेगा। कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी मुकुल रॉय खेल करके निकल गया। ऐसे लोगों को उसने लोकसभा और विधानसभा में टिकट दिया जिनका हारना तय था। 2019 और 2021 की बात मैं कर रही हूँ। 2019 में हमारी जो सीटें आई थीं, उस हिसाब से 2021 के विधानसभा इलेक्शन में पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बन रही थी। लेकिन नुसरत जहान के बॉयफ्रेंड को टिकट देना, या अडल्ट मूवी में काम करने वाली टॉलीवुड की एक्ट्रेस को टिकट देना, और इलेक्शन के दौरान जो बीजेपी के टिकट से कैंडिडेट बनी हुई है, वो मदन मित्रा के साथ दारूबाजी करते हुए नजर आ रही है और टीवी पर एक्सक्लूसिव चल रहा है। मैंने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी कि कैंडिडेट का सिलेक्शन सही नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बंगाल में कुछ ऐसी महिलाओं को टिकट दिया गया, कुछ ऐसे पुरुषों को टिकट दिया गया जिनके आगे पीछे चलने के लिए उनके घर के मेड भी नहीं थे। दबंग लोगों को जो भाजपा कर रहे हैं, उनको जानबूझ करके ये टीएमसी से आए हुए नेता घर पे बिठा देते हैं ताकि बंगाल में ममता दीदी का चलता रहे उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाला कार्रवाई, और इन्हें पैसा मिलता रहे। नहीं, अब तो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा का भी बजट बढ़ा रही हैं। नहीं, दुर्गा पूजा का बजट बढ़ाने से हिंदुओं का भला हो रहा है, और मैं ममता बनर्जी जो मुसलमानों की मसीहा बनती हैं, क्या मुसलमानों का भला हो रहा है? अभी 15-20 दिन पहले की बात है, इवन मेरे फ़ोन में एक लेटर है, मुसलमान ने लिखा है कि ममता दीदी हमारे जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन फरहाद हकीम के नेतृत्व में बने, क्योंकि वो मेयर हैं कोलकाता के, कॉरपोरेशन पूरा उनके कब्जे में है। मुस्लिम एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंगें बन रही हैं और फिर उसको सरकार की तरफ से तोड़ा जा रहा है। ये पूरा लेटर मेरे पास है और मुसलमान ने भेजा है, और मुसलमान कह रहा है कि आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इस केस को फाइट नहीं कर पाएगा, आप में हमारी मदद कीजिए और इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, जिसमें मुसलमान गरीबों के पैसे लगे हुए, उसको रुकवाइए। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नमो तमाम पार्वती पते हर हर महादेव।